नमस्कार मित्रों, जोहार। मैं दीपक कुमार DRGP 82 चैनल पर आपका स्वागत करता हूं जनगणना से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पर। मित्रों, अभी सुपरवाइजर और प्रगणक का प्रशिक्षण चल रहा है और प्रशिक्षण के बाद क्विज किया जाता है, क्वेश्चन किया जाता है। क्या क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते हैं और उसके क्या उत्तर हैं, इन्हीं सभी बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे इस वीडियो पर। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि विभाग से जुड़ी हुई जानकारी हो या फिर क्लास का नोट्स हो, सभी बिंदुओं पर हम लोग चर्चा इस चैनल के माध्यम से करते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो है जनगणना का, भारत में पहली गैर समकालिक जनगणना कब हुई थी? तो ये आपका हुआ था 1872 में। भारत में जनगणना का कानूनी आधार कौन सा अधिनियम है? तो ये अधिनियम है जनगणना अधिनियम 1948। वर्ष 1881 से भारत में जनगणना कितने अंतराल पर नियमित रूप से की जाती है? तो ये 10 वर्षों से नियमित रूप से हो रही थी। 2021 में कोरोना के कारण ये नहीं हो पाई, जो अब 2027 में होगी। अगला क्वेश्चन है, जनगणना मुख्य रूप से कितने चरणों में होती है? तो यह मुख्य रूप से 2 चरणों में होती है। पहला चरण जो है वो मकान सूचीकरण है और दूसरा है जनगणना। जनगणना के 2 मुख्य चरण कौन से हैं? तो आंसर हो जाएगा इसका बी, मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना, और दूसरा जो है वो है जनसंख्या गणना। जनगणना 2027 की प्रशिक्षण प्रणाली किस मॉडल पर आधारित है? तो ये कैस्केड मॉडल पर आधारित है। जनगणना का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है देश के लोगों और घरों से संबंधित सटीक जानकारी एकत्र करना। जनगणना डेटा का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है प्रमाण आधारित नीति निर्माण और विकास योजनाओं के लिए। मतलब इसी के आधार पर, इसका डाटा के आधार पर ही विकास की योजनाएं तैयार होती है और नीति निर्धारण होता है। प्रशिक्षकों का मुख्य कार्य क्या है? तो कर्मचारियों को सही तरीके से जनगणना कार्य के लिए तैयार करना। मतलब ट्रेनिंग क्यों आवश्यक है? तो सही तरीका से जो जनगणना का काम होगा, इसके लिए प्रशिक्षण क्या है, जरूरी है। जनगणना को राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? तो इससे सरकार को विकास योजनाएं बनाने के लिए सही जानकारी मिलती है। जनगणना 2027 स्वतंत्रता के बाद की कौन सी जनगणना होगी? तो ये 8वीं होगी। जनगणना 2027 श्रृंखला की कौन सी जनगणना होगी? तो ये 16वीं होगी। जनगणना क्या है? तो देश के प्रत्येक व्यक्ति और परिवार की आधिकारिक गणना। जनगणना का पहला चरण क्या कहलाता है? तो पहला चरण जो है वो है मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना, जिसको हम लोग शॉर्टकट में HLO कहेंगे। जनगणना का दूसरा चरण क्या कहलाता है? तो जनसंख्या गणना कहलाता है। जनसंख्या गणना, जिसको हम लोग शॉर्टकट में PE बोलेंगे, की संदर्भ तिथि क्या है? तो ये है आपका 1 मार्च 2027। जनगणना 2027 में डेटा संग्रह मुख्य रूप से किस माध्यम से किया जाएगा? तो मोबाइल ऐप से। कौन मोबाइल ऐप है? HLO ऐप। स्वगणना किस माध्यम से की जा सकती है? तो वेब पोर्टल के माध्यम से की जा सकती है। स्वगणना करने वाले परिवार द्वारा दी गई जानकारी की पुष्टि कौन करेगा? तो ये प्रगणक करेगा। स्वगणना मतलब हम अपना डाटा खुद ही पोर्टल के माध्यम से भर सकते हैं और उसकी पुष्टि जो है वो प्रगणक आके करेंगे। भरने के बाद, स्वगणना के बाद 12 डिजिट का जो कोड मिलता है, उस कोड को प्रगणक को दिया जाता है, जिसके आधार पर वो पुष्टि करेंगे। स्मार्टफोन के लिए न्यूनतम रैम की आवश्यकता कितनी बताई गई है? तो 4 GB। HLB लेआउट मानचित्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है क्षेत्र का पूर्ण कवरेज सुनिश्चित करना। लेआउट मानचित्र में कौन कौन से भवन दर्शाए जाने चाहिए? तो सभी प्रकार के भवन।
यदि भवनों का व्यवस्थित क्रमांकन उपलब्ध ना हो तो क्या करना चाहिए? तो नए क्रमागत नंबर देना है। मतलब व्यवस्थित क्रम मतलब नगर निगम के द्वारा जो होल्डिंग नंबर दिया जाता है, अगर वो क्रमागत नहीं है, लाइन से नहीं है, तो हमको अपना नंबर परगणक देंगे। लेआउट मानचित्र में महत्वपूर्ण स्थल कौन से हो सकते हैं? तो स्कूल, पुलिस थाना, स्वास्थ्य केंद्र, मंदिर, ये सभी हो सकते हैं, इसलिए उपरोक्त सभी हो जाएगा। मानचित्र में उत्तर दिशा सामान्यतः कहाँ दिखाई जाती है? तो ऊपर की ओर। भवनों को अंकित करने की शुरुआत किस कोने से की जाती है? तो उत्तर पश्चिम से। भवनों को अंकित करते समय किस दिशा की ओर क्रम बढ़ता है? तो दक्षिण पूर्व की ओर। लेआउट मानचित्र में किन प्राकृतिक विशेषताओं को दर्शाया जा सकता है? तो नहर, तालाब, रेलवे लाइन, ये सभी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। लेआउट मानचित्र तैयार करने के पहले परगणक को क्या करना चाहिए? तो क्षेत्र का भ्रमण। HLB लेआउट मानचित्र में लैंडमार्क महत्वपूर्ण स्थल दिखाने का उद्देश्य क्या है? तो क्षेत्र की पहचान और स्थान निर्धारित करने में सहायता करना। जनगणना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देश और प्रशासनिक इकाइयों की जनसंख्या व जनगणकीय आंकड़े प्राप्त करना। प्रथम चरण में जनगणना की मूल इकाई क्या है? तो मकान सूचीकरण ब्लॉक। मकान सूचीकरण ब्लॉक क्या है? तो परगणक को दिया गया विशिष्ट क्षेत्र, मतलब जो एरिया परगणक को मिलेगा कि इतना एरिया में ही आपको गणना करना है, मकान सूचीकरण करना है, वो आपका मकान सूचीकरण ब्लॉक कहलाएगा। परगणक का पहला कर्तव्य क्या है? तो क्षेत्र का दौरा कर HLB से परिचित होना, मतलब जो क्षेत्र आपको मिला है उससे परिचित होना, मतलब दौरा करके। परिसर का अर्थ क्या है? तो भवन और उससे जुड़ा स्थान। भवन की सामान्य परिभाषा क्या है? तो इसकी परिभाषा है 4 दीवारों और छत वाली संरचना, मतलब छत होना चाहिए और 4 दीवार। भवन का उपयोग किस प्रकार हो सकता है? तो आवास के रूप में, दुकान के रूप में, कार्यालय के रूप में, किसी भी रूप में होगा, तो यहाँ उपरोक्त सभी हो जाएगा। जनगणना मकान की पहचान किससे होती है? तो अलग मुख्य प्रवेश द्वार से। एक भवन में कितने जनगणना मकान हो सकते हैं? तो एक या अधिक हो सकते हैं। परिवार की पहचान किससे होती है? तो एक ही रसोई से भोजन लेने से। परिवार में कितने सदस्य हो सकते हैं? एक या अधिक भी हो सकते हैं। परिवार के प्रकार कौन कौन से हैं? तो समान परिवार, संस्थागत परिवार, बेघर परिवार, ये तीनों हो सकते हैं, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। हॉस्टल में रहने वाले छात्र किस प्रकार के परिवार में आते हैं? तो ये संस्थागत परिवार में आते हैं, और संस्थागत परिवार में वही परिवार को शामिल करना है जो रजिस्टर्ड हो। बेघर परिवारों को किस चरण में शामिल नहीं किया जाता है? तो मकान सूचीकरण चरण में शामिल नहीं होंगे। परिवार का मुखिया कौन होता है? तो जो परिवार द्वारा मान्यता प्राप्त जिम्मेदार व्यक्ति। क्या परिवार का मुखिया महिला हो सकती है? तो हाँ, हो सकती है। भवन नंबर देने का उद्देश्य क्या है? तो भवनों को पहचानना, प्रत्येक भवन को क्रमवार नंबर देना, भवनों की गिनती करना, ये तीनों होगा, उपरोक्त सभी। भवनों की नंबरिंग किस दिशा से शुरू की जाती है? तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। यदि 10 और 11 नंबर के बीच नया भवन बन जाए तो उसे क्या नंबर दिया जाएगा? तो 10 और 11 के बीच का भवन हो जाएगा 10/1। जनगणना मकान नंबर कैसे दिए जाते हैं? तो जनगणना मकान नंबर जो है वो 0001 से शुरू होगा, मतलब 4 डिजिट का होगा, तो 0001 से शुरू होकर क्रमिक रूप से आगे बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई परिवार पीने के पानी के लिए एक से अधिक स्रोतों का उपयोग करता है तो किस स्रोत को दर्ज किया जाना चाहिए? तो इसका हो जाएगा आंसर वह स्रोत जिसका उपयोग वर्ष के अधिकांश भाग के लिए किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल स्रोत परिसर के पास तब माना जाता है जब वह कितनी दूरी के भीतर हो? तो 500 मीटर, ये ग्रामीण के लिए है, और 100 मीटर शहर के लिए है। 100 मीटर शहर के लिए और 500 मीटर ग्रामीण के लिए।
जनगणना के अनुसार साझा शौचालय का क्या अर्थ है? तो शौचालय जिसका उपयोग सीमित परिवारों के बीच किया जाता है। गंदे पानी की निकासी में किस प्रकार के पानी को शामिल नहीं किया गया है? तो शौचालय का अपशिष्ट जल। क्या स्मार्टफोन में कंप्यूटर की सुविधा होने पर उसे लैपटॉप कंप्यूटर की उपलब्धता माना जाएगा? तो नहीं, इसके लिए वास्तविक लैपटॉप या कंप्यूटर होना आवश्यक है। संस्थागत परिवार की पहचान के लिए ऐप में कौन सा विशिष्ट कोड या नंबर आवंटित किया जाता है? तो इसके लिए 999 का उपयोग किया जाता है। यदि दो अलग अलग परिवार एक ही कमरे को साझा कर रहे हैं तो उस कमरे की गणना किस परिवार के लिए की जाएगी? तो किसी भी परिवार के लिए नहीं, दोनों के लिए शून्य हो जाएगा। मकान के स्वामित्व की स्थिति में कोड 1 किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो अपना स्वयं का मकान। दीवार की सामग्री दर्ज करते समय यदि दीवार मिट्टी की है लेकिन उस पर सीमेंट का प्लास्टर और पेंट किया गया है तो मुख्य सामग्री क्या मानी जाएगी? तो ये मुख्य सामग्री मिट्टी मानी जाएगी। अनुसूचित जाति के रूप में किसे दर्ज किया जा सकता है? तो केवल हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म के अनुयायियों को। परिवार में रहने के लिए उपलब्ध कमरों की संख्या गिनते समय निम्नलिखित में से किसे कमरा नहीं माना जाएगा? तो रसोई घर और शौचालय को नहीं कमरा माना जाएगा। दंपत्ति की परिभाषा में किसे शामिल किया गया है? तो विवाहित जोड़े और स्टेबल डी फैक्टो यूनियन को, मतलब लिव इन रिलेशन वाले को। निम्नलिखित में से जनगणना मकान की स्थिति में कौन सा कोड मान्य हो सकता है? तो कोड 1 अच्छी, कोड 2 रहने योग्य, कोड 3 जीर्णशीर्ण। तो यहाँ पर हो जाएगा जनगणना मकान की स्थिति में कौन सा कोड मान्य होगा? तो उपरोक्त सभी। अतिक्रमित भूमि पर बने मकान का स्वामित्व कोड क्या होगा? तो अन्य हो जाएगा कोड 4। मकान सूचीकरण ब्लॉक को कंप्लीटेड कब माना जाता है? तो जब सभी लाइंस प्रगणक द्वारा सिंक कर दी गई हो और सुपरवाइजर द्वारा जांच ली गई हो, तब वो कंप्लीटेड हो जाएगा। यदि किसी घर का गंदा पानी सड़क पर बहता है तो गंदे पानी की निकासी किससे जुड़ी है में क्या कोड होगा? तो कोई नाली नहीं। एक जनगणना मकान में 2 भाई रहते हैं, वे साथ में सोते हैं लेकिन उनका खाना अलग अलग रसोई में बनता है। जनगणना के नियमों के अनुसार उन्हें माना जाएगा तो 2 अलग परिवार माना जाएगा क्योंकि रसोई 2 है। एक कमरा जो दिन में दुकान के रूप में और रात में सोने के लिए उपयोग किया जाता है, उसे आवास हेतु कमरों की संख्या में कैसे गिना जाएगा? तो 0। वाहन के संदर्भ में यदि परिवार के पास कार नहीं है लेकिन एक सदस्य को उसके कार्यालय मतलब नियोक्ता द्वारा कार दी गई है जिसका उपयोग वह निजी कार्यों के लिए भी करता है, तो उत्तर क्या होगा? तो इसमें उत्तर हो जाएगा हाँ। यदि किसी परिवार के पास इंटरनेट की सुविधा केवल पड़ोसी के वाईफाई से या सार्वजनिक हॉटस्पॉट से है तो इंटरनेट पहुंच में क्या दर्ज होगा? तो हाँ हो जाएगा। मकान सूचीकरण ब्लॉक में नए पाए गए भवनों जैसे 10/1 को जनगणना मकान संख्या कैसे दी जाएगी? तो इसमें हो जाएगा HLB के अंतिम जनगणना मकान के बाद वाली अगली क्रम संख्या, माने लास्ट का नंबर पड़ जाएगा। परिवार का मुखिया कौन व्यक्ति हो सकता है? वह व्यक्ति जो परिवार के निर्णय लेता है और मुख्य जिम्मेदारी वहन करता है। यदि कोई लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है तो उन्हें किस श्रेणी में माना जाएगा? तो विवाहित दंपत्ति की श्रेणी में। जनगणना मकान संख्या आवंटित करते समय क्रम कहाँ से शुरू होता है और कैसे चलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 0001 से, और पूरे ब्लॉक के लिए एक ही निरंतर क्रम होता है, मतलब 0002 फिर 0003 इस तरह करके निरंतर आगे बढ़ेगा। जीर्ण मकान की श्रेणी में किसे रखा जाता है? जो पूरी तरह से जर्जर हो चुके हो और जिन्हें पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता, मतलब फिर से उसको हम बनाया नहीं जा सकता है। जनगणना मकान के वास्तविक उपयोग का निर्धारण करते समय मौसमी गतिविधियों जैसे घानी या गुड़ बनाना
का पता कैसे लगाया जाना चाहिए? तो गहराई से पूछताछ करके। परिवार में समानता रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या में किन्हें शामिल किया जाना चाहिए? तो सभी लिंगों के शिशु, वृद्ध, दिव्यांग और समान निवासी, भले ही वे उस दिन अनुपस्थित हो। यदि किसी भवन में प्रवेश का रास्ता साझा है लेकिन अंदर जाकर अलग अलग स्वतंत्र इकाइयां हैं जिनके अपने अलग प्रवेश द्वार है, तो उन्हें क्या माना जाएगा? तो अलग अलग जनगणना मकान। यदि एक जनगणना मकान का उपयोग पूजा स्थल के रूप में हो रहा है तो उपयोग का कोड क्या होगा? तो गैर आवासीय। एक संस्थागत परिवार का उदाहरण कौन सा है? तो बोर्डिंग हाउस या हॉस्टल में रहने वाले छात्र, बशर्ते वे पंजीकृत हो, मतलब रजिस्टर्ड हो, उसी को हम लोग संस्थागत में मानेंगे। यदि किसी घर में नौकर उसी परिवार के साथ खाता है और सोता है तो उसे क्या माना जाएगा? तो उसी परिवार का सदस्य। एक बहुमंजिला इमारत में जनगणना मकान के निर्धारण का मुख्य आधार क्या है? तो प्रत्येक फ्लैट जिसका अपना स्वतंत्र प्रवेश द्वार है। पेयजल के मुख्य स्रोत में उपचारित नल के पानी की सही पहचान क्या है? तो सार्वजनिक आपूर्ति का वह पानी जो रासायनिक प्रक्रिया से गुजरा हो। यदि एक परिवार में एक पुरुष की 2 पत्नियां उसी घर में रहती है तो विवाहित दंपतियों की संख्या क्या होगी? तो यहाँ 2 हो जाएगा। और यदि एक औरत का 2 पति है, एक स्त्री की 2 पति हैं, तब वहाँ पर 1 हो जाएगा दंपति। यदि एक जनगणना मकान पूरी तरह से व्यवसाय जैसे बैंक के रूप में उपयोग हो रहा है तो क्या उस पर HLO के सभी 34 प्रश्न लागू होंगे? तो नहीं, केवल प्रश्न 1 से 9 मतलब मकान की स्थिति तक ही लागू होगा। मोबाइल नंबर के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो यह अनिवार्य रूप से आधार से लिंक होना चाहिए, असत्य है। एक परिवार जो खाना पकाने के लिए सौर कुकर का उपयोग करता है उसके लिए ईंधन का कोड क्या होगा? तो सौर ऊर्जा। HLO मोबाइल ऐप को सुचारू रूप से चलाने के लिए एंड्रॉयड और iOS के लिए न्यूनतम संस्करण क्या होना चाहिए? तो एंड्रॉयड के लिए 11 वर्जन चाहिए और iOS मतलब आईफोन के लिए 15। डिवाइस पंजीकरण के दौरान यदि वार्निंग डीलॉग दिखाई देता है तो इसका क्या अर्थ होगा? तो पिछला डिवाइस डी रजिस्टर्ड हो जाएगा और अन्य सिंक डेटा नष्ट हो जाएगा। इसलिए 10-15 घर करने के बाद सिंक करते जाना है। सिंक प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑफलाइन भरे गए डेटा को केंद्रीय सर्वर पर सुरक्षित रूप से भेजना ही सिंक्रोनाइज है। अब है स्वगणना के क्या लाभ है? तो स्वगणना का लाभ है शीघ्र डाटा संग्रहण, उच्च सटीकता, परिगणों के लिए फील्ड कार्य के बोझ को कम करेगा। यहाँ पर आपका आंसर होगा उपरोक्त सभी। स्वगणना पोर्टल कितनी भाषाओं में उपलब्ध होगा? तो 16 भाषाओं में। स्वगणना पोर्टल पर लॉगिन करने के लिए किस जानकारी की आवश्यकता होगी? तो परिवार के मुखिया का नाम और मोबाइल नंबर। परिगणक अपने मोबाइल ऐप पर स्वगणना का डेटा कितने ग्रामीण क्षेत्र के भीतर डाउनलोड कर सकता है? तो 100 मीटर। मोबाइल फ़ोन खो जाने या चोरी होने की स्थिति में जनगणना डेटा तक पहुंच को ब्लॉक करने के लिए किस नंबर की सबसे अधिक आवश्यकता होगी? तो इसकी आवश्यकता होगी आपका IMEI नंबर जो 15 अंक का रहता है। मोबाइल जब खरीदे होंगे तो उसका डब्बा में भी ये नंबर लिखा रहता है। जनगणना कार्य के दौरान इंटरनेट उपयोग के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ये हो जाएगा सार्वजनिक वाईफाई का उपयोग न करें, केवल सुरक्षित 4G या 5G डेटा का उपयोग करें। HLO मोबाइल ऐप के उपयोग के दौरान इनमें से क्या करना अवैध और असुरक्षित माना गया है? तो ये माना गया ऐप क्लोनिंग, पैरेलल स्पेस और डुअल ऐप का उपयोग करना ये अवैध और असुरक्षित माना गया है। भारत के संविधान में जनगणना शब्द का उल्लेख कितनी बार किया गया था? तो ये 32 बार किया गया था। यदि कोई व्यक्ति जनगणना अधिकारी को अपने परिसर में प्रवेश करने या नंबर लगाने से रोकता है तो वह किस धारा का उल्लंघन करता है? तो धारा 11(1) का ई।
जनगणना कार्य में बाधा डालने या गलत जानकारी देने के लिए उकसाने पर अधिकतम जुर्माना कितना हो जाएगा? तो 1000 रुपये। जनगणना अधिनियम की धारा 15 के अनुसार जनगणना रिकॉर्ड की गोपनीयता के संबंध में क्या प्रावधान है? तो इसका आंसर होगा जनगणना रिकॉर्ड किसी भी अदालत में साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं है और यह गोपनीय है। स्वगणना के दौरान मकानों की जियो टैगिंग क्यों अनिवार्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा सटीक अक्षांश और देशांतर के माध्यम से स्थान की पहचान के लिए। जनगणना के इतिहास में पहली बार स्वगणना को किस कानूनी आधार के तहत अधिकृत किया गया है? ये स्वगणना का कार्य इस बार से ही शुरू हुआ है, उसके पहले कभी नहीं किया गया था। और ये जो है कानूनी आधार है जनगणना संशोधन नियम 2022 की धारा 6D के तहत। जनगणना में डेटा गुणवत्ता के 3 मुख्य स्तंभ कौन से हैं? तो सटीकता, सुसंगतता और तुलनीयता। कार, जीप या वैन की श्रेणी में इनमें से किसे शामिल नहीं किया जाना चाहिए? तो 3 पहिया ऑटो या ट्रैक्टर को। यदि प्रगणक प्रश्न की व्याख्या अपनी व्यक्तिगत समझ के आधार पर करता है तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो व्यक्तिगत व्याख्या के जोखिम बढ़ेंगे और डेटा अतुलनीय हो जाएगा। जनगणना प्रश्नावली 33 के अनुसार परिवार द्वारा उपयोग किए जाने वाले मुख्य अनाज की पहचान कैसे की जाती है? तो जो अनाज परिवार में सबसे अधिक उपयोग किया जाता हो, जैसे गेहूं और चावल, उसी को चुनेंगे। यदि आपको मोबाइल बदलते समय पुराने डिवाइस का डेटा नए डिवाइस में चाहिए तो सबसे महत्वपूर्ण कदम क्या है? तो यहाँ पर है डिवाइस बदलने से पहले पुराने डिवाइस का डाटा सिंक करें। स्वगणना प्रश्नावली में उत्तरदाता के लिए निम्नलिखित में कौन सा फील्ड निष्क्रिय रहता है? तो यहाँ पर हो जाएगा भवन संख्या और जनगणना मकान संख्या, ये निष्क्रिय रहता है। और लास्ट क्वेश्चन है, मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना के लिए स्वगणना पोर्टल उपलब्ध होगा? तो ये 16 अप्रैल से 30 अप्रैल 2026 दिया है, लेकिन झारखंड में ये 1 मई से 15 मई तक उपलब्ध होगा पोर्टल पर। 1 मई से 15 मई। आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। मित्रों को शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, और किसी भी प्रश्न में अगर समस्या आ रही है, नहीं समझ में आया है तो कमेंट करें, कोशिश करेंगे उसको बताने का। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।